कुंती सुबह सुबह अपने बेटे जग्गू को ताना दे रही होती है क्योंकि जग्गू किसी काम का नहीं था। पूरे दिन अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमने और भूख लगने पर घर आकर खाना खाना, बस यही उसकी छोटी सी जिंदगी का हिस्सा था। लग गई तुझे भूख? जब तू पूरे दिन अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता है तो उनसे ही कुछ खाने पीने के लिए मांग लिया करना। मैं भी तो देखूं तुझे कितने दिन तक कौन खिला लेता है। माँ, मुझे अभी ताने की जरूरत नहीं है, बल्कि खाने की जरूरत है। जल्दी से खाना दे दो ना, भूख लगी है। तुझमें जरा भी शर्म बची है? तेरी बूढ़ी माँ गांव के मुखिया के खेतों में काम करके कमा कर लाती है और तू सारा दिन बस मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। अगर तुझमें थोड़ी भी शर्म बची है तो तू अपनी बूढ़ी माँ पर तरस खाकर थोड़ा काम धंधा कर ले। हाँ ठीक है माँ, मैं काम करूँगा, ठीक है। वैसे माँ, हर समय शादी की धमकी देनी जरूरी है क्या? अरे मुझे नहीं करनी है शादी, आप तो जानती हो ना। हमारे गांव का राजू कितना अच्छा था पहले, अब शादी के बाद देखो बेचारा पैसा कमाने में लगा हुआ है, कभी हमसे मिलने तक नहीं आता। कुंती अपने बेटे जग्गू को ताना देते हुए खाना निकालकर उसे दे देती है। अच्छी बात है कि वो तुझसे मिलने नहीं आता। तुम जैसे आवारा से मिलकर करेगा भी क्या? बेचारे को कम से कम शादी के बाद अपनी जिम्मेदारी तो समझ में आ गई। हाँ माँ, मैं समझ चुका हूँ कि आपका जो बेटा है ना वो नालायक है। जब मुझ पे ना जिम्मेदारी आएगी ना तो मैं काम धंधा करूंगा, उससे पहले कुछ नहीं करूंगा। अरे बेवजह टेंशन लेती रहती हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है माँ। खाना खाने के बाद जग्गू थाली में ही हाथ धोता है और फिर से बाहर अपने आवारा दोस्तों के साथ निकल जाता है। इधर कुंती घर का काम करने के बाद मुखिया के खेतों में काम करके दिन का जो भी पैसा कमा कर लाती थी उससे घर का राशन ले आया करती थी और उसी से अपना और अपने इकलौते आवारा बेटी का पेट पाल रही थी। एक रोज जग्गू अपने आवारा दोस्तों के साथ घूम रहा होता है कि तभी जग्गू की पड़ोसन विमला जग्गू से आकर कहती है, अरे जग्गू जल्दी चल, कुंती की तबीयत खराब हो गई है, उसे जल्दी से अस्पताल ले जाना है और तू है कि यहाँ आवारा दोस्तों के साथ घूमने लगा है। क्या क्या हुआ माँ को? सुबह तो ठीक थी, अचानक से क्या हो गया? इतना कहकर जग्गू जल्दी से अपनी माँ के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि उसकी माँ को लकवा मार गया है। डॉक्टर ने उसकी माँ को घर ले जाने के लिए कह दिया था। अब जग्गू अपनी माँ को लेकर जाता है और अपनी माँ के सामने फूट फूट कर रोता है। माँ, ये क्या हो गया आपको? माँ, ये सब मेरे कारण हुआ है। अगर मैं आपका ध्यान रखता, घर की जिम्मेदारी उठाता तो आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, अभी आप बिल्कुल ठीक होती माँ। लेकिन माँ, आपका बेटा पूरी जिंदगी आपका ध्यान रखेगा, आपको कुछ भी अब नहीं करना है, सब कुछ मैं करूँगा। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टर ने भी कहा है कि दवा चलेगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन मेरे बीमारी तक तुझे घर संभालना पड़ेगा। माँ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस आप समय पे दवा लेती रहो। मुझे पता है तू घर संभाल लेगा, लेकिन मेरी एक और इच्छा है, उसे तुझे जल्दी पूरा करना होगा। मैं चाहती हूँ तू शादी कर ले और शादी के साथ अपनी पत्नी, अपनी माँ और घर की जिम्मेदारी संभाल ले। माँ, इस समय सबसे ज्यादा मेरे लिए जरूरी आप हो। अब क्या शादी कर रही हो? अरे मुझे नहीं करनी है अभी शादी, मुझे आपकी देखभाल करनी है। माँ, आपकी तबीयत कितनी खराब रहती है। बेटा, मुझे तो ये दिख रहा है कि मैं बस कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। तू अगर अपनी माँ की ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता तो बोल दे। अरे जग्गू, तू भी ना अपनी माँ को परेशान करने में लगा है। कर लेगा कुंती ये शादी, और तेरे बेटे के लिए मैंने अच्छी सी लड़की देख रखी है, तू कहे तो मंदिर में चटमंगनी पटव्या करवा दूं। और होता भी ऐसा ही है। विमला अपने पसंद की लड़की से जग्गू की शादी करवा देती है। शादी के बाद जग्गू पर अपनी माँ और पत्नी और घर की जिम्मेदारियां आ चुकी थी। ऐसे में जग्गू अब काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है। लेकिन एक रोज जग्गू को शहर किसी काम से जाना होता है तो वहाँ जग्गू कुछ लड़कियों को मोमोज खाता हुआ देखता है तो सोचता है कि क्यों ना वो मोमोज की दुकान लगाए, और ये बात वो घर आकर पत्नी से कहता है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी ना मोमोज की दुकान खोल लेता हूँ। शहर में गया था ना तो सबको मोमोज खाते हुए देखा तो मेरा मन कर रहा है कि मैं भी मोमोज की दुकान खोलूं, क्योंकि हमारे गांव में लोगों को मोमोज बहुत पसंद आएंगे और हमारी कमाई भी कुछ ज्यादा हो जाएगी। सोचा तो आपने अच्छा है, लेकिन क्या गांव में ये दुकान चलेगी भी, ये सोचा है आपने? हाँ, जरूर चलेगी, तुम देख लेना, और अगर नहीं चली तो कोई दूसरा काम करेंगे। लेकिन एक बार शुरू करके तो देखते हैं ना, क्या पता चल जाए। इतना बुरा मत सोचा करो। जग्गू भी गांव की मुखिया से कुछ पैसे उधार लेकर चिकन मोमोज की दुकान लगाता है। पहले और दूसरे दिन तो लोगों को मोमोज के बारे में जानने में लग जाता है, और तो और लोग पहले से मोमोज के बारे में जानते थे।
वह तो चिकन मोमोज स्वाद लेकर खाते हैं। एक रोज पूजा अपने पति जग्गू से कहती है, सुनिए जी, अब हमारे चिकन मोमोज की दुकान अच्छी खासी चल रही है। मैं क्या कहती हूँ, हमें चिकन पर पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। गांव में हर दूसरे तीसरे घर में मुर्गियाँ तो है ही। एक दिन एक घर से मुर्गियाँ चुराई जाएं तो पूरे दिन का काम चल जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतनी अच्छी खासी दुकान चल रही है, क्यों बिठाना चाहती दुकान को? अरे मैं तो आपसे कह रही हूँ, थोड़े बहुत पैसे अगर नहीं बचाए तो आप जानते हैं माँ जी के इलाज के कितने पैसे लग रहे हैं। देखो, पहली बात तो ये कि मुझे चोरी वोरी नहीं आती है, और दूसरी बात, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरा नाम खराब हो और मेरी दुकान पे कोई भी आँच आए। इसलिए ना तुम मुझसे उम्मीद मत रखो। माफ करो मुझसे नहीं होने वाला ये सब। देखो, मैं अपने गांव में चोरी के लिए ही बदनाम थी, तभी तो विमला काकी ने मुझे आप जैसे शरीफ के साथ ब्याह कर दिया। वरना अगर मैं किसी और के घर जाती तो क्या लगता है आपको मेरा गुजारा हो पाता? क्या कहा तुमने? तुम अपने गांव में चोरनी थी? हे भगवान, इस विमला काकी को क्या दुश्मनी थी मुझसे जो एक चोरनी के साथ शादी करवा दी मेरी। जरा जुबान संभाल कर बोलिए, पहले करती थी मैं चोरी, अब नहीं। पूजा अपने पति जग्गू के दिमाग में चोरी की बात तो डाल देती है। अब देर रात पूजा सबसे पहले चोरी अपने पड़ोसन विमला के घर करती है और उसके घर से पूजा 2 मुर्गियाँ उठा लाती है। तुम्हें मैंने एक ही मुर्गी एक घर से चोरी करने के लिए कहा था और तुम 2 मुर्गियां उठा लाई। चोरी की तो की, लेकिन विमला काकी के घर में कर दी चोरी। अरे उन्हें तो छोड़ देती। चोरी के मामले में किसी पर दया नहीं खाती मैं। अब ये मुर्गियाँ 2 दिनों का बंदोबस्त है, तीसरे दिन फिर चोरी होगी। जग्गू भी अपनी पत्नी के बहकावे में आ चुका था और गांव में लगातार पूजा मुर्गियों की चोरी करके चिकन मोमोज बनाने लगती थी। लेकिन एक रोज गांव की झुमरी पूजा को मुर्गियां चोरी करते हुए पकड़ लेती है और गांव में शोर मचा देती है। गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और पूजा को देख जग्गू को बुलाया जाता है। अब समझ में आया कि मोमोज के अंदर चिकन डालने के लिए कहाँ से आता है। एक तरफ चिकन मोमोज बेचकर खूब पैसे कमा रहे हो, वहीं दूसरी तरफ तुम्हारी पत्नी मुर्गियां चोरी कर रही है। तुम्हें कहा था मैंने कि चोरी चकारी मत करो, खुद तो फंसोगी, मुझे भी फंसवा दोगी। अरे झुमरी काकी, माफ कर दो, मेरी पत्नी को ना चोरी करने की आदत हो चुकी है। अब ये आदत इसकी बीमारी बन चुकी है। अगर ये चोरी नहीं करती ना तो बीमार पड़ जाती है। ये कौन सी बीमारी हुई इसे चोरी करने की? ऐसे लोगों को हमारे गांव में रहने का कोई हक भी नहीं है। कल को इसकी बीमारी बढ़ गई तो हमें भी लूट के भाग जाएगी ये। अरे नहीं, कम से कम कुंती का ख्याल कर लो, इसे समझा बुझा कर छोड़ दो। अगली बार अगर इसने चोरी की तो इसे और जग्गू को गांव से निकाल देना। हाँ विमला काकी, आप जो कहेंगी ना हम वही करेंगे। मैं पूजा को समझा दूंगा। अगर ये फिर भी नहीं मानी ना तो मैं इसे तलाक दे दूंगा। एक बात बताइए काकी, ये सब तो आपका ही किया धरा है ना? आपने क्यों चोरनी से शादी करवा दी मेरी? अरे इस चोरनी का कहीं और गुजारा नहीं होता, इसलिए मैंने इसे तेरे घर में ही पटक दिया। जहाँ जग्गू की दुकान अच्छी खासी चल रही थी, वहीं जग्गू की पत्नी के मन में लालच आता है और वह गांव के घरों से मुर्गियां चुराकर चिकन मोमो से दुकान को चलाने लगती है। लेकिन कहते हैं ना, बुराई का अंत देर से ही सही, लेकिन होता जरूर है। और एक दिन पूजा पकड़ी जाती है और उसे हिदायत देकर गांव वाले तो छोड़ देते हैं। लेकिन उस दिन के बाद से जग्गू की चिकन मोमोज की दुकान बंद हो जाती है। सरला अपने पति राजेंद्र के साथ रहती थी। कहने को तो सरला की 2 बेटियां थी, संजना और निशा। संजना सरला की सौतेली बेटी थी और निशा अपनी थी। वो संजना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि संजना निशा से रूप रंग में ज्यादा ही सुंदर थी। वो सिर्फ अपने पति के कारण संजना को अपने घर में रख रही थी। एक दिन सुबह संजना रसोई में रोटियां सेक रही होती है, तभी सरला वहाँ आ जाती है। महारानी, खाना बना कि नहीं? यहाँ भूख के मारे मेरी जान निकल रही है और तू है कि खाने में कछुए की चाल चल रही है। बल्कि तू ये जानती है ना कि सुबह सुबह के समय में सबको भूख लग जाती है। माँ, सारा खाना बन गया है, बस रोटियां सेकनी बाकी है। आप चलिए, मैं अभी आपके लिए लेकर आती हूँ खाना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। खाना तो तब बनाएगी ना जब खाना बनाने का तेरा मन होगा। खाना बनाना तो तेरे लिए मजबूरी हो गया है, इसलिए मेरा खून जलाती रहती है तू लेट खाना बनाकर, ताकि मैं तुझे खुद खाना बनाने के लिए मना कर दूं। करम जली। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। आप तो जानती है ना कि मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, तो भला मैं ऐसा क्यों सोचूंगी। संजना की बात सुनकर सरला को बहुत गुस्सा आता है और वो संजना का हाथ पकड़कर जलते तवे पर रख देती है और वो जोरों से चिल्लाने लगती है। तभी उसके पिता राजेंद्र वहाँ आते हैं। क्या हुआ बेटा? तुम ठीक तो हो ना? तुम चिल्लाए क्यों? आपकी आंखें कमजोर है क्या? आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या
उसका हाथ जल गया है, तभी तो हाथ पकड़ के खड़ी है वो। हाँ वो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका हाथ जला कैसे? जब ध्यान से काम नहीं करेगी तो हाथ ही जलेगा ना। अब कोई छोटी बच्ची तो है नहीं है जिसे हर चीज समझाई जाए। बेटा ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं पिताजी, मैं ठीक हूँ। सुन लिया ना आपने कि वो ठीक है। अब चलिए मेरे साथ, मुझे कुछ काम है आपसे। हाँ चलता हूँ, लेकिन पहले इसके जले पे दवा तो लगा दूं। वो खुद लगा लेगी, आप इतना मत सोचिए, ज्यादा नहीं जला है। सरला अपने पति का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे अपने साथ लेकर चली जाती है और संजना अपने जले हाथों से ही रोते हुए सारी रोटियां सेकने लगती है। कुछ देर बाद वो सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और सभी खाने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही संजना बैठने चलती है, सरला उसे रोक देती है। तू कहाँ जा रही है बैठने के लिए? अगर तू हम लोगों के साथ बैठ कर खाना खाएगी तो हमें खाना कौन देगा? तेरी मरी हुई माँ। तू पहले हमें खाना खिला, उसके बाद जो बच जाए तब खाइए उसे। ये क्या बात कर रही हो तुम? हमारे हाथों में क्या मेहंदी लगी है? अरे खाना तो हम खुद भी लेके खा सकते हैं ना। वो भी तो इंसान है, उसे भी भूख लगी होगी, उसे भी खाने दो ना हमारे साथ बैठकर। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आप क्या सिखा रहे हैं अपनी बेटी को? अगर ये अपने ससुराल जाएगी और सबका खाना खाने से पहले अगर ये बैठ जाएगी तो इसके ससुराल वाले हमें बुलाकर ताना देंगे कि आपने अपनी बेटी को तमीज नहीं सिखाई। इसलिए मैं अभी से इसे तमीज सिखा रही हूँ ताकि आगे चलकर ही मेरी नाक न कटवाए। जाने दीजिए पिताजी, माँ सही कह रही हैं। आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। सभी खाना खाना शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर में ही सारा खाना खत्म हो जाता है। तभी राजेंद्र बोलता है, बेटा ये सारा खाना तो खत्म हो गया, अब तुम क्या खाओगी? आप भी कैसी बातें कर रहे हो? आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे घर का राशन खत्म हो गया हो। अरे अगर खाना खत्म हो गया तो दोबारा बना लेगी ना। क्यों संजना, सही बोल रहा है ना मैंने? हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही बोला, मैं बना के खा लूंगी। लेकिन बेटा तेरे तो हाथ जले हुए हैं, तू बनाएगी कैसे? उसके हाथ जले कटे नहीं है जो वो अपने लिए खाना नहीं बना सकती। और आपको उसके अलावा किसी की चिंता तो होती ही नहीं है। अरे मुझे तो सबकी चिंता है, लेकिन तुम्हें नहीं है। तुम बस निशा के बारे में सोचती हो। अरे रसोई में जाने तक नहीं देती उसे, और इस बेचारी से सारा काम करवाती हो, साथ बैठ के खाना तक नहीं खाने देती। क्यों करती हो ऐसा इसके साथ? इसलिए ना क्योंकि ये तुम्हारी सौतेली बेटी है। लेकिन देखना एक दिन यही बेटी तुम्हारे काम आएगी जिससे तुम इतनी नफरत करके बैठी हो। राजेंद्र इतना कहकर संजना को लेकर वहाँ से चला जाता है। दिन गुजरते हैं, तभी एक दिन कार्तिक नाम के एक बहुत अमीर लड़के का रिश्ता आता है। सरला लड़के की फोटो देखकर राजेंद्र से बोलती है, जी सुनिए ना, देखिए ये लड़का कितना सुंदर है। मैं तो अपनी बेटी की शादी इसी लड़के के साथ करवाऊंगी। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। चलो अच्छा है, कम से कम तुमने उसे बेटी तो माना, सुनकर अच्छा लगा। मुझे लगता है ना आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। मैं अपनी सौतेली बेटी की बात नहीं कर रही, बल्कि अपनी बेटी निशा की बात कर रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? ये रिश्ता तो संजना के लिए आया है। वो घर की बड़ी बेटी है तो पहले उसकी शादी होगी। और दूसरी बात, उनको शांत, संस्कारी और घरेलू लड़की चाहिए, जो गुण तुम्हारी निशा के अंदर दूर दूर तक नहीं है। गुण नहीं है तो क्या हुआ, आ जाएंगे। लेकिन इतने बड़े घर में मैं अपनी बेटी की शादी करवाऊंगी। और आपको मेरी कसम है, अगर आपने कुछ बोला तो कभी तो अपनी दूसरी बेटी के बारे में भी सोचा करो। आप बस कल लड़के वाले को फोन करके बोल दीजिएगा आने को। अपनी पत्नी की कसम के आगे राजेंद्र कुछ नहीं कर पाता। अगले दिन जब कार्तिक और उसकी माँ सुमन वहाँ आते हैं तो सरला निशा को साड़ी पहनाकर सर पर पल्लू रखकर संस्कारी बना देती है। दूसरी तरफ संजना को छोटे कपड़े और हाई मेकअप करके साथ ही बिगड़ी हुई लड़की बनाकर उनके सामने खड़ी कर देती है और उसका प्लान काम कर जाता है। कार्तिक और उसकी माँ को निशा संस्कारी समझकर उसे पसंद कर लेते हैं, साथ ही शादी की डेट भी फाइनल कर देते हैं। कुछ दिनों बाद निशा गुस्से में साड़ी फेंकते अपनी माँ से कहती है, माँ ये साड़ी मुझसे नहीं पहनी जाएगी। मैं कोई बहन जी नहीं हूँ, बल्कि आज के जमाने की मॉडर्न लड़की हूँ। बेटी, आजकल के लोग मॉडर्न लड़कियों को गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, लेकिन बीबी बनाने से पहले 100 बार सोचते हैं। इसलिए बकवास बंद कर अपनी, और शादी तक तू ये ड्रामा कर कि तू एक अच्छी और संस्कारी लड़की है। उसके बाद तू राज करेगी, पैसा ही पैसा होगा तेरे पास। पूरी जिंदगी ना बैठ के खाएगी तो भी कम नहीं पड़ेगा।
माँ तो उस लड़के के पीछे पूरी तरह से पागल हो गई है। अगर मैंने अपनी माँ को कुछ बता दिया कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ तो मेरा घर से बाहर निकलना भी बंद कर देंगी। एक बार बस वो शादी के लिए हाँ कर दे, फिर मैं सब कुछ छोड़कर उसके साथ चली जाऊंगी। अरे तुझे मेरी बात समझ में आई या नहीं? जी हाँ माँ, आ गई आपकी सारी बात समझ में। आप चिंता मत करिए, शादी तो होकर ही रहेगी। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। बारात दरवाजे पर खड़ी होती है और निशा एक लेटर लिखकर वहाँ से भाग जाती है। जब संजना उसे देखने के लिए कमरे में जाती है तो उसे वो लेटर मिलता है, जिसे वो ले जाकर अपनी माँ और पिताजी को दे देती है, जिसे पढ़कर उन्हें पता चलता है कि उनकी लड़की किसी लड़की के साथ भाग गई है जिससे वो प्यार करती थी। सरला अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। इस लड़की ने क्या किया? ऐसा करने से पहले एक बार भी हमारी इज्जत के बारे में नहीं सोचा। अब हम क्या करेंगे? लड़कों वालों के सामने क्या मुंह दिखाएंगे हम? मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि माँ बच्चों को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तुमने उसे भरपेट खाना दिया लेकिन इसे नहीं दिया। तुमने उसे चैन से सोने दिया लेकिन इसे नहीं दिया। तुमने उसे नए कपड़े दिए लेकिन इसे पुराने और फटे हुए कपड़े दिए। तुमने इसके साथ कितना कुछ किया और उसको कितने आराम से रखा, लेकिन देखा आखिर में क्या हुआ? तुम्हारी उस बेटी ने तुम्हारी नाक कटवा दी। मैं अपनी सारी गलती मानती हूँ, लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता रह गया है, लड़के वालों के आगे इज्जत बचाने का। उन्हें सच बता दो और अपनी सौतेली बेटी को उसकी खुशियाँ लौटा दो। सरला को राजेंद्र की बात समझ में आ जाती है और वो मौका देखकर कार्तिक और उसकी माँ को एक कमरे में बुलाती है और उन्हें सारी बातें बताती है, जिसे सुनने के बाद उन्हें बहुत गुस्सा आता है। तभी सरला बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं अपने स्वार्थ में किसी और की खुशियाँ देख ही नहीं पाई। लेकिन मैं चाहती थी कि मेरी बेटी को अमीर ससुराल मिले, लेकिन कहते हैं ना, भगवान ने जो तय किया है वही होता है। आखिर देखिए ना, अमीर ससुराल मिला भी तो किसको? मेरी सौतेली बेटी को। आप मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन संजना की शादी आपके बेटे से करवाकर दोनों घर की इज्जत बच सकती है। सरला से सच जानने के बाद लड़के वाले संजना के साथ शादी करने के लिए हाँ भर देते हैं, जिसके बाद सरला की सौतेली बेटी की शादी पूरे विधि विधान से संपन्न हो जाती है। और इस तरह से लाख कोशिशों के बाद भी सरला अपनी सौतेली बेटी की शादी अमीर घर में होने से नहीं रोक पाती और संजना को एक नया जीवन मिल जाता है। गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही थी और इस तपती गर्मी में सुमन के परिवार का हाल बेहाल बहुत बुरा हो रहा था। दिन में धूप में सुधा अपनी बहू से कहती है, बहू, बाहर गर्मी बहुत हो रही है, जरा मेरे लिए नींबू पानी बना दे। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस गर्मी में। माँ जी, अभी तो गर्मियाँ बस शुरू ही हुई हैं, आगे पता नहीं क्या होगा। वही तो बहू, मेरी तो तबीयत ही खराब हो जाती है ज्यादा गर्मी में। अच्छा, तू मेरे लिए नींबू पानी बना दे। माँ जी, कहाँ से मैं नींबू पानी बनाऊं? घर में नींबू ही नहीं है। बहू, अभी कुछ दिन पहले तो लाई थी मैं नींबू, इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गए? माँ जी, उस जल्दी को ना 1 हफ्ता हो गया है, और आप तो जानती हैं कि शाम के समय सलाद में कभी और कभी कभी नींबू पानी बन ही रहा था, तो खत्म तो होना ही था ना। आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं ही सारे नींबू खा गई हूँ। नहीं बहू, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, और मैं ऐसा बोलूंगी भी क्यों? मुझे भी पता है कि हमारे घर की क्या हालत है, किन हालात में हम गुजारा कर रहे हैं। खैर छोड़ बहू, अब नींबू तो घर में है ही नहीं, तो नींबू पानी का क्या ही करेगा मन। कोई बात नहीं बहू। मैं भी खामखा गुस्सा हो गई माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं भी गर्मी से परेशान थी। अच्छा माँ जी, क्यों ना इस बार गर्मियों में हम कूलर ले लें? गर्मी तो अभी से इतनी पड़ रही है, फिर आगे पता नहीं क्या होगा हमारा, इसलिए ये सही रहेगा ना अगर हम अभी ही कूलर ले लें? बहू, चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन तू तो जानती है ना, हेमंत की कमाई से अगर ठीक से हमारा घर चल जाए, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब उस कमाई में हम कूलर के बारे में कैसे सोच सकते हैं? लेकिन माँ जी, कूलर में ज्यादा उनके लिए ही बोल रही हूँ। आप तो देख ही रही हो ना, वो कैसे इस गर्मी में कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, धूप में काम करते हैं, और घर आते हैं उन्हें चैन भी नहीं मिलता। इसलिए अगर हमारे घर में कूलर होगा तो वो कम से कम घर में आराम से सो तो सकते हैं ना रात में। ये तो सही कहा बहू तूने। चल, हम थोड़ी बचत करने की कोशिश करेंगे, जितने पैसे बच जाएंगे उतना अच्छा होगा ना।
जल्दी से कूलर भी ला सकते हैं फिर हम। हाँ माँ जी। अच्छा, मैं खाना बना लेती हूँ तब तक। सुमन और उसकी सास अब बचत करने की सोचते हैं, लेकिन एक गरीब परिवार की कमाई उतनी ही होती है जिसमें उनका घर चल जाए, फिर बचत क्या ही हो पाती। ऐसा ही हाल यहाँ भी था, काफी परेशानी होती थी। कुछ दिनों बाद हेमंत को काम करते हुए चक्कर आते हैं। जब ये बात सुमन को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा परेशान होकर घर से निकल रही थी। ये देखकर सुधा उसे रोककर कहती है, अरे अरे बहू, तू इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही है? क्या हुआ? तू कुछ परेशान सी लग रही है। माँ जी, वो जहाँ काम करते हैं वहाँ से फोन आया था, उनको चक्कर आ गए हैं काम करते हुए। क्या चक्कर आ गई? हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बेटे को? माँ जी, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। मैं जा रही हूँ फैक्ट्री में, उन्हें घर लेकर आती हूँ। हाँ बहू, तू जल्दी जा। सुमन फैक्ट्री जाती है और अपने पति को जैसे तैसे घर लेकर आती है। घर आने के बाद हेमंत को नींबू पानी पिलाती है, खाना खिलाती है तो सुधा कहती है, अरे बेटा, क्या हो गया था? अचानक से तुझे चक्कर कैसे आ गए? सुबह तक तो तू बिल्कुल ठीक था। माँ, वो मुझे फील्ड के काम के लिए भेज दिया गया था और मैं फील्ड का काम कर ही रहा था, जिसमें मैं इतना उलझ गया कि खाना खाना भूल गया और धूप ज्यादा होने के कारण मुझे चक्कर आ गए। आपसे कितनी बार कहा है मैंने कि अगर कहीं भी बाहर जाया करो तो खाना खा लिया करो। अरे आप इतनी मेहनत करते हो, कम से कम खाने पर तो ध्यान रखा करो ना। वैसे भी इतनी गर्मी है। काम के बीच में ध्यान ही नहीं रहा कि खाना भी खाना है। आप समझते क्यों नहीं हो? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी या कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, ये तो आपने सोचा नहीं होगा। सोचोगे भी क्यों, आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता ना। अच्छा बाबा, माफ कर दो, मुझे पता है मुझसे गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा। बहू, तू ऐसे ही इसको सीधा रखा कर, बहुत अपने मन की करने लगा है ये। इतनी मुश्किलों के बाद भी सब लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, सब सही रहता है। कुछ दिनों बाद हद से ज्यादा गर्मी हो रही थी। घर भी ऐसा टूटा फूटा था जिसमें सूरज की सीधी धूप लगती थी। घर में ही सुमन और सुधा दोनों परेशान थे। सुमन अपने पसीने साफ करते हुए सुधा से कहती है, माँ जी, गर्मी तो सच में हद से ज्यादा हो गई है। घर में राहत तो दूर की बात, चैन से बैठा तक नहीं जा रहा। हाँ, गर्मी तो बहुत हो रही है। मैं तो खुद ही 2 बार नहा चुकी हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नहाने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा। माँ जी, अरे इतना पानी मत बहाओ, 2 दिन बाद आया है वैसे ही पानी, अब पता नहीं कब आएगा, इसलिए हमें पानी भी बचाना है। मैं खुद कम पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अरे अच्छा हुआ बहू जो तूने बता दिया, वरना मैं तो ऐसे ही नहाती रहती। गर्मी के मारे भगवान भी देख रहा है, फिर भी गर्मी में बेहाल कर रखा है हमारा हाल। पता नहीं आगे क्या होगा, कुछ समझ नहीं आता। माँ जी, कोई बात नहीं, हर मौसम आता है और कुछ ना कुछ तो परेशानी देकर ही जाता है ना। वैसे भी ये गर्मियाँ भी हैं, कोई बात नहीं, झेल लेंगे हम गर्मियाँ। बहू, हमें तो आदत है ऐसी गर्मी में रहने की, लेकिन तू तो अच्छे खासे परिवार से है, तुझे तो ऐसी गर्मी में रहने की आदत भी नहीं होगी ना। तुझे यहाँ काफी परेशानी हो रही होगी। माँ जी, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, और मेरा ससुराल जैसा रहेगा मैं भी तो वैसी ही रहूंगी ना। मुझे सच में कोई परेशानी नहीं है, मुझे तो बस आप लोगों के लिए परेशानी होती है। बहू, अब जैसे भी हम सब रह रहे हैं, एक साथ हैं, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है, और मैं तो इसमें बहुत ज्यादा खुश हूँ। गर्मी की मार परिवार के प्यार से बहुत कम है। ये हुई ना बात, अब कही ना आपने अच्छी बात। सुमन का अपने गरीब ससुराल में गर्मी से बुरा हाल ही हो रहा था, लेकिन अब वो भी तो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए जैसे तैसे रह रही थी। कुछ दिनों बाद सुमन के पिता विनोद उससे मिलने के लिए आते हैं और वो देखते हैं कि इतनी गर्मी में सुमन खाना बना रही होती है और पसीने में लथपथ भी होती है। सुमन बेटी। अरे पिताजी, आप यहाँ कब आए? आपने बताया भी नहीं। बेटा ये सब छोड़ और तू ये बता कि तू इतनी गर्मी में खाना कैसे बना रही है? तुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता था, फिर इतना सब कैसे बना रही है? पिताजी, मैं यहाँ शादी करके आई हूँ, वो भी अपनी मर्जी से। ये मेरा ससुराल है और मैं इस घर की बहू हूँ, तो मैं ये सब काम करूँगी ही ना। और वक्त सबको सिखा ही देता है, जैसे मुझे सिखा दिया वक्त ने। लेकिन बेटा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तुझे ऐसे काम करते हुए देखकर। तू अपने घर वापस आ जा। तू तो जानती है ना कि तेरा बाप तुझसे कितना प्यार करता है। मैं तुझे ऐसे बिल्कुल नहीं देख सकता बेटा। मुझे पता है पिताजी,
आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं भी अपने ससुराल वालों से बहुत प्यार करती हूँ और मैं इन्हें छोड़कर आपके साथ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अब से यही मेरा परिवार है और यही मेरा सब कुछ है। ये बात आपको समझनी चाहिए पिताजी। सुमन की बात सुनकर विनोद वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं था अपनी बेटी का ऐसा हाल देखकर। इसलिए वो 2 दिन बाद एक नया एसी लेकर सुमन के घर पहुँच जाता है और लगवाने लगता है। ये जब सुमन देखती है तो वो अपने पिता से कहती है, पिताजी ये सब क्या है? आप ये एसी क्यों लेकर आए हैं? बेटा एसी मैं तेरे लिए लेकर आया हूँ। तू इतनी परेशान थी ना तो मुझसे देखा नहीं गया। लेकिन सुमन बोलने ही जा रही थी कि तभी वहाँ हेमंत पुराना कूलर लेकर आता है और बोलता है, सुमन देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे बेटा इसकी क्या जरूरत थी, मैं एसी तो लाया था ना, वो भी नया वाला। पिताजी माफ करना, अब मैं अमीर नहीं हूँ, गरीब परिवार की बहू हूँ, इसलिए मुझे आपके एसी से ज्यादा सुकून अपने पति के पुराने कूलर में ही मिलेगा। इस तरह घर में कूलर लगता है और गरीब परिवार को गर्मी में थोड़ी राहत भी मिलती है। एक गांव में रीता अपने बच्चे के साथ रहती थी। रीता के पति एक हादसे में भगवान को प्यारे हो गए थे। रीता गरीबी के कारण अपनी बेटी सोनम को अच्छे से पढ़ा नहीं पाती। समय बीतता है, सोनम बड़ी हो जाती है, लेकिन उसका भाई धीरज अभी सिर्फ 7 साल का ही होता है। माँ धीरज अभी छोटा है। मैं नहीं चाहती जिस प्रकार मेरी पढ़ाई ना हो सकी वैसे ही मेरे भाई की पढ़ाई ना हो। मैं चाहती हूँ कि वो बहुत पढ़े लिखे और कुछ अच्छा बने। लेकिन बेटा मैं धीरज को कैसे पढ़ा सकती हूँ? मैं जितना कमाती हूँ उसमें पेट ही भर जाए वही बड़ी बात है, उसमें मैं पढ़ा कैसे सकती हूँ? हाँ माँ, लेकिन अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो हमेशा गरीब ही रहेंगे, जिसकी वजह से धीरज ना तो पढ़ पाएगा और ना हमारे घर का कुछ हो पाएगा। उसके लिए तो हमें कुछ करना चाहिए ना, जिससे उसका भविष्य भी अच्छा हो जाए और हम गरीबी से भी उभर आए। तुझे तो पता है हमारे समाज में लड़कियों का काम करना कितना बुरा माना जाता है। अगर तू काम करने जाएगी तो लोग कितनी बातें बनाएंगे और बोलेंगे रीता की बेटी क्या ही काम करती है। माँ आप लोगों के बारे में मत सोचो, लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, लेकिन जब हम भूखे होते हैं तो कोई हमें खाना थोड़ी ना दे देता है और ना ही कोई हमारे बारे में उस टाइम सोचता है। तो हम क्यों समाज के बारे में सोचे? हमें अपने आप से मतलब होना चाहिए। तेरा कहना तो सही है, लेकिन तू करेगी क्या? ना तो तू पढ़ी लिखी है, ना तुझे कोई काम आता है, तो तुझे कहीं काम मिलेगा कैसे? और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम कोई नया काम शुरू कर सके। उसकी चिंता माँ आप मत करिए। मेरी एक सहेली है, मैं उससे बात करके देखती हूँ। वो अच्छी खासी अमीर भी है, क्या पता वो हमारी मदद कर दे। जा अभी बाजार से सब्जी ले आ, फिर अपनी सहेली के घर चली जाना। सोनम बाजार सब्जी लेने जाती है। तभी वो बाजार में दुकान पर देखकर सोचती है और खुद से बातें करने लगती है। अगर मैं दुकान खोल लूँ तो मुझे कोई पढ़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन बाजार में काफी दुकान है। मुझे कोई ऐसी दुकान खोलनी चाहिए जो बाजार में हो ही ना और कम से कम मेरा सामान ज्यादा बिके। ये सब सोचकर सोनम वहाँ से सब्जी लेकर घर आती है। घर पहुंचकर वो देखती है कि पड़ोस की आंटी उसके घर आई हुई है और उसकी माँ से बातें कर रही हैं। नालायक, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बहू को धोखा देगा। अरे कमी क्या है मेरी बहू में जो तू उस चुड़ैल के पीछे पड़ा रहता है? अच्छा हुआ कि मैंने तेरी शादी उस लड़की से नहीं करवाई, वरना मेरा घर तो बर्बाद ही हो जाता। अरे माँ आप भी रूबी की बातों में आ गईं। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े, और ना ही मैं रूबी को धोखा दे रहा हूँ। सोनम ये सब बातें सुनती है और सोचती है क्यों ना मैं एक जूस की दुकान ही खोल लूं। बाजार में दुकान भी नहीं है और इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी और ना ही इसमें ज्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत है। माँ आंटी ना सही बोल रही है। आंटी की बातें सुनकर मैं भी यही सोच रही हूँ कि क्यों ना जूस की दुकान खोल लूं। बाजार में एक भी दुकान नहीं है जूस की और लोगों को जूस पीने की जरूरत भी पड़ती है। जूस की दुकान? पर हम बनाएंगे कैसे? जूस की दुकान के लिए तो काफी सामान लगता है, जैसे जूसर, और फल लेने के लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे हमें। ये काम हमसे नहीं होगा, तू ज्यादा मत सोच। सही तो बोल रही है तेरी बेटी, और उसमें बुराई क्या है? मेरे पास जूसर है, वो तू ले लियो, लेकिन फल कहाँ से लेके आएगी? उसके लिए तो काफी पैसे लगेंगे और वो मेरे पास नहीं है। तू किसी ऐसे इंसान को नहीं जानती जो तुझे पैसे दे दे और बाद में तू उसे वापस दे दियो। आंटी मैं जानती हूँ, मेरी एक सहेली है जो मुझे पैसे दे देगी। आंटी आप हमें जूसर दे दीजिए, बाकी मैं उससे पैसे ले लूंगी। कुछ देर बाद सोनम अपनी सहेली के घर जाती है, लेकिन उसके घर पे ताला लगा होता है। तभी सोनम
उसे देखने बाजार जाती है। सोनम को वो कहीं नहीं मिलती। फिर सोनम अपने घर वापस आ जाती है। सोनम उदास हो जाती है। उसको उदास देखकर उसकी माँ उससे कहती है, क्या हुआ? तू तो अपनी सहेली वंदना के घर गई थी ना, तो तू वापस क्यों आ गई? और तू उदास क्यों है? कुछ हुआ है क्या? नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ। वो ना वंदना घर पे नहीं मिली। मैंने उसे सब जगह देख लिया, पता नहीं कहाँ चली गई है। मैं किसी और को जानती भी नहीं हूँ जो मुझे पैसे दे दे। कोई बात नहीं, हम कुछ और कर लेंगे। तू चिंता मत कर, मैं देखती हूँ कहीं से पैसे मिल जाए तो। माँ, अगर पैसे नहीं मिले तो मैं दुकान कैसे खोल पाऊंगी? और फिर धीरज की पढ़ाई का क्या होगा? हमारे घर का क्या होगा? क्या हम ऐसे ही गरीब रहेंगे हमेशा? मेरा भाई कभी पढ़ाई नहीं कर पाएगा। दीदी आप ना चिंता मत करो, मैं बड़ा होकर ना बहुत पैसे कमाऊंगा और आपको सारे पैसे ला कर दूंगा। फिर आपके पास बहुत पैसा हो जाएगा, हम अमीर हो जाएंगे। तू अभी बहुत छोटा है और मुझे पैसे अपने लिए नहीं, तेरी पढ़ाई के लिए चाहिए, ताकि तू बड़ा होके कुछ अच्छा काम कर सके। दिन बीतते हैं और बीतते समय के साथ रूबी का अपने पति पर शक कम होने की जगह और भी बढ़ता जाता है। साथ ही वो जब भी अपनी सोतन को ब्रांडेड साड़ी में देखती तो उसका सीधा शक अपने पति पर ही जाता। सोनम, कल तू मेरे घर आई थी। मुझे पड़ोस की आंटी ने बताया कि तू आई थी। वो कल मैं अपनी मौसी के घर गई थी, इसलिए घर पर ताला लगा दिया था। मैं शाम को ही आई हूँ। हाँ आई तो थी, वो मुझे कुछ काम था। क्या काम था? और तू इतने धीरे क्यों बोल रही है? क्या हुआ है? कोई बात है क्या? मुझे बता। मुझे तू थोड़ी परेशान सी लग रही है। किसी ने कुछ कहा है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। वो ना मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, तू दे देगी? मैं कुछ दिनों में ही लौटा दूंगी, जब मेरे पास आएंगे तो। तू भी ना कैसी बातें करती है? भला मैं तुझे मना कर सकती हूँ क्या? तुझे पैसे किस लिए चाहिए? कोई जरूरी काम है क्या? हाँ, वो ना धीरज की पढ़ाई के लिए घर में पैसे नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि कोई काम ही कर लेती हूँ, जिससे घर भी चलता रहेगा और धीरज की पढ़ाई भी होती रहेगी। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे एप्पल की जूस की दुकान खोलूं। और वैसे भी बाजार में कोई जूस की दुकान है ही नहीं। अगले ही दिन वंदना सोनम को पैसे लाकर देती है। सोनम एप्पल के जूस की दुकान खोलती है। सोनम रोज जूस बनाकर रखती, लेकिन जब तक वो बेचने जाती जूस हमेशा कम हो जाता, जिसकी वजह से सोनम के पैसे नहीं बच रहे थे। सोनम बहुत परेशान थी कि जूस खत्म हो जाता है लेकिन पैसे नहीं बचते। एक दिन सोनम जूस बनाकर रख जाती है, तभी वो देखती है कि उसका भाई धीरज जूस की तरफ जा रहा होता है। सोनम एक जगह खड़ी होकर देख रही होती है। वो देखती है कि धीरज जूस निकालकर पी रहा होता है। तभी सोनम वहाँ आ जाती है। ये तू क्या कर रहा है? तुझे पता है ना कि मैंने पैसे उधार लिए हैं दुकान के लिए। तेरी वजह से पैसे नहीं बच रहे हैं, और पैसे नहीं बचे तो तेरी पढ़ाई कैसे होगी? तो फिर पढ़ाई कैसे करेगा? मैं तेरे लिए सब कुछ कर रही हूँ और तू है कि मेरी जूस की चोरी कर रहा है। सॉरी दीदी, वो मुझे ना जूस पसंद था, इसलिए मैं छुप छुप कर पी लेता था, और आपको बताता तो आप मना करती, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। तू मुझसे मांग लेता, मैं दे देती। चोरी करना बहुत बुरी बात होती है, आगे से मुझसे पूछ कर लियो। अगले दिन जब सोनम जूस बेचने जाती है, कई लोगों को उसका एप्पल का जूस बहुत अच्छा लगता है, और तभी सोनम की आंटी सुनीता वहाँ आती है जूस लेने के लिए, और वो जूस पीती है और कहती है, अरे वाह सोनम, तू तो बहुत ही अच्छा जूस बना लेती है। कहाँ से सीखा तूने इतना अच्छा जूस बनाना? मैं तो तेरे जूस की ना दीवानी हो गई हूँ। कुछ दिनों बाद ना मेरी बेटी की शादी है, मैं तुझे ना अभी से बोल रही हूँ, और तू वहाँ कर ना सबको जूस पिलाइयो। जी आंटी जी, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरी दुकान अच्छे से चले। हाँ बेटा, तेरी दुकान बहुत ही अच्छी चलेगी, तू चिंता मत कर। तू जूस बहुत अच्छा बनाती है, चलेगी क्यों नहीं। कुछ दिनों में सोनम की एप्पल के जूस की दुकान चलने लग जाती है। सोनम अपनी सहेली वंदना के पैसे भी वापस कर देती है, और धीरज अब अच्छे से स्कूल में पढ़ने जाता है, और सोनम धीरे धीरे अमीर हो जाती है। अब उनके घर कोई परेशानी नहीं रहती, और सोनम अपनी एप्पल जूस की दुकान को भी बड़ा बना देती है। डॉक्टर सविता को उसके बच्चे के मरे हुए पैदा होने की खबर देते हैं। ये सुनकर सविता बुरी तरीके से टूट जाती है और रोते हुए बोलती है, क्यों भगवान, क्यों? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरे जीवन से माँ बनने का सुख क्यों ले लिया आपने? क्यों मेरी औलाद को मुझसे छीन लिया भगवान? अंकिता एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। अंकिता 5 साल की थी जब उसे सविता ने अनाथालय से गोद लिया था। सविता की खुद की कोई संतान नहीं थी, साथ ही उसके पति की भी मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी वजह से अब अंकिता ही उसकी सब कुछ बन गई थी।
एक दिन अंकिता सविता से कहती है, माँ आप मेरी नकली माँ है। मेरी खुद का तो मुझसे कभी लगाव नहीं था, शायद इसलिए मुझे अनाथालय में छोड़ दिया। पर आपने मुझे अपनी सगी माँ, मेरी माँ से भी बढ़कर मुझे प्यार दिया। मैं क्या हूँ, मेरी माँ का क्या नाम था, मैं किसका खून हूँ, कुछ नहीं पता। बस निशानी के नाम पर मेरे गले में ये एक लॉकेट है। बेटा ये तू क्या कह रही है? मेरा जो है तू है, तुमसे बढ़कर कुछ नहीं है। और अब तो तेरी शादी का वक्त आ गया है। अब मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी। मुझे आपको छोड़कर जाना पड़ेगा क्या? बेटा ये तो प्रकृति का नियम है, हर बेटी को अपनी माँ का घर छोड़कर जाना ही होता है। ऐसे ही सविता अंकिता को समझाती है। वक्त गुजर जाता है। सविता अंकिता के लिए अच्छे अच्छे लड़के की तलाश करना शुरू कर देती है। काफी जांच पड़ताल के बाद सविता को अंकिता के लिए अर्जुन नाम का एक लड़का पसंद आता है। अर्जुन भी अनाथ था। अर्जुन के माता पिता का देहांत एक कार एक्सीडेंट में हो गया था, जिसके बाद अपना फैमिली बिजनेस अर्जुन ने अकेले ही संभाला था। ऐसे ही मंदिर में सविता अंकिता और अर्जुन की शादी करवाती है। इसके बाद दोनों सविता का आशीर्वाद लेते हैं और सविता बोलती है, खुश रहो मेरे बच्चों, भगवान तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। अब तो बस मेरे जीवन में बस सुख ही सुख होगा, क्योंकि अब मुझे अपनी पत्नी के साथ साथ एक माँ का भी प्यार मिलेगा। क्यों नहीं बेटा, कभी ये मत समझना कि तुम मेरे दामाद हो। मेरे लिए तुम मेरे बेटे जैसे ही हो। मैं जितना प्यार अपनी अंकिता से करती हूँ उतना ही तुमसे भी करती हूँ। ऐसे ही सब लोग घर पर आ जाते हैं, लेकिन अंकिता की शादी के बाद सविता अकेली रह जाती है। इसलिए अर्जुन अपनी सास को भी अंकिता के साथ अपने घर ले आता है। अब तीनों माँ बेटी और दामाद एक ही घर में रहा करते। ऐसे ही एक सुबह सविता सबके लिए नाश्ता बनाती है और सभी को आवाज देती है, अंकिता, अर्जुन जल्दी से आ जाओ, नाश्ता रेडी है। अरे वाह माँ, नाश्ते में इतना कुछ, आज तो मजा आ जाएगा। हाँ, माँ बहुत टेस्टी खाना बनाती है, चक्कर देखो तुम। अब बोलते ही रहोगे क्या? जल्दी बैठो, मैं दोनों को खाना परोस देती हूँ। सविता जल्दी से दोनों को ब्रेकफास्ट करवा देती है। सभी लोग बैठकर ब्रेकफास्ट कर ही रहे होते हैं, तभी सविता ने कुछ सोचा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर अर्जुन बोलता है, माँ क्या हो गया आपको? आप रो क्यों रही हो? बेटा मैं चाहे तुम दोनों को कितना भी प्यार कर लूं, लेकिन हमेशा ये लोग मुझे अर्जुन की नकली सास ही कहेंगे। चाहे मुझे तू कितना भी प्यार कर ले, लेकिन मुझे वो ताना देंगे ही। माँ आप लोगों की चिंता क्यों करती हो? अरे ये असली नकली जैसा कुछ भी नहीं होता माँ, बस प्यार ही सब कुछ होता है। आप हमसे प्यार करती हो और हम आपसे प्यार करते हैं। आप हमारी माँ हो और हम आपके बच्चे, बस और क्या ही चाहिए। सही कह रहे हैं अर्जुन। और वैसे भी आप तो कहती हैं कि जन्म देने वाले से ज्यादा पालने वाला बड़ा होता है। तो यूँ समझ लीजिए हमारा सब कुछ है, हमारी माता, हमारे पिता भी, और हमारा जग संसार सब आप हो माँ। अपने दामाद और बेटी की बातें सुनकर सविता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वक्त गुजरता चला जा रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऐसी एक दिन अंकिता की थोड़ी तबीयत खराब होती है और सविता उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तब पता चलता है कि अंकिता माँ बनने वाली है। ये खबर सुनते ही सविता खुशी से झूम उठती है और अंकिता का माथा चूमते हुए बोलती है, बेटा अब तुझे अपना जरूरत से ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि अब तू अकेली नहीं है। तेरे अंदर भी एक नन्ही सी जान है, उसका भी तुझे बहुत ख्याल रखना है, ठीक है? माँ जब आप मेरे साथ हैं तो चिंता फिर किस बात की है। शाम को जैसे ही अर्जुन घर पर आता है, तभी सविता उसे अंकिता के प्रेग्नेंट होने की गुड न्यूज देती है, जिसे सुनकर अर्जुन खुशी से फूला नहीं समाता और बोलता है, अंकिता आज तुमने ना मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी, थैंक यू सो मच। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन अंकिता अपनी माँ सविता से कहती है, माँ ये जो मेरे गले में लॉकेट है ना, इसका धागा बहुत छोटा हो गया है और मुझे ना बहुत प्रेगनेंसी की वजह से घबराहट होती है। आप एक काम करो ना, इसे मेरे गले से निकाल दो। अंकिता के कहने पर सविता उसके गले से वो लॉकेट निकाल देती है, जिसे देखकर सविता बोलती है, बेटा ये तेरे गले में बचपन से है। जब मैं तुझे अनाथालय से लाई थी तब से ये तेरे गले में ही है, तूने कभी इसे खोल कर नहीं देखा। खोल कर? आपके कहने का क्या मतलब है माँ? बेटा ये देख, ये लॉकेट खुलता है ऐसे। जैसे ही वो सविता लॉकेट खोलती है तो उसमें उसके पति की तस्वीर होती है, जिसे देखकर सविता हैरान रह जाती है। दोनों माँ बेटी को समझ नहीं आता कि आखिर अंकिता के गले में लॉकेट में
सविता के पति की तस्वीर कैसे आई। शाम को जब अर्जुन घर आता है तो अंकिता और सविता उसे लॉकेट वाली बात बताती है, जिस पर अर्जुन बोलता है, माँ इस बात की गुत्थी तो अब अनाथ आश्रम में ही जाके सुलझेगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ पता करता हूँ। अगले दिन अर्जुन सविता अंकिता को लेकर उसी अनाथालय में जाता है जहाँ से सविता ने अंकिता को गोद लिया था। वहाँ जाकर अर्जुन लॉकेट की जांच पड़ताल करने लगता है और पता चलता है कि अंकिता केवल 1 महीने की थी तब उसे अनाथालय में कोई एक नर्स छोड़ गई थी। इस बात को सुनकर सविता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अर्जुन अपनी जान पहचान से उस नर्स का पता लगाते हैं और उससे मिलने के लिए उसके घर पर जाते हैं, जिसके बाद वो नर्स बोलती है, सविता जी, उस रात आपका बच्चा मरा हुआ पैदा नहीं हुआ था। आपने तो एक बहुत सुंदर बेटी को जन्म दिया था, पर आपका पति नहीं चाहता था कि आपको बेटी मिले। उस रात आपके पति ने मुझे बहुत रकम दी थी। उन्होंने उस बच्ची को मेरे हाथों में देते हुए कहा था, मेरी पत्नी ने बेटी को जन्म दिया है। अरे हमारा खानदान आगे कैसे बढ़ेगा? मुझे बेटी बेटी नहीं चाहिए, इसको तू रख और मैं तुझे बहुत से पैसे दूंगा। बस तू एक मरी हुई बच्ची लाकर मेरी पत्नी को देकर कहती हो कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। उसके बाद तू जो चाहे इस बच्ची का कर, चाहे इसको मार दे, चाहे बेच दे, चाहे कुछ भी कर, मुझे उससे मतलब नहीं है। बस ये बच्ची मेरी जिंदगी में दोबारा नहीं आनी चाहिए। उस आदमी ने इस नन्ही बच्ची को मेरी गोद में रख दिया। मैंने उस रात ही अस्पताल छोड़ दिया और उसकी डॉक्यूमेंट फाइल भी मैं अपने साथ ले आई, जिसमें उसके पिता की तस्वीर थी। उसी से मैंने ये लॉकेट बनाकर इसके गले में डाल दिया था और इसे अनाथ आश्रम में छोड़ आई। कुछ वक्त बाद मुझे पता चला कि वो आदमी भी चल बसा है। उसे उस बुरे काम का फल मिल गया था, पर तब से लेकर आज तक मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाई। ये सारी बातें जानने के बाद सविता और अंकिता और अर्जुन तीनों ही हैरान रह जाते हैं। अर्जुन बेटा, तू ना होता तो आज मुझे कभी नहीं पता चलता। जिस बेटी को मैं इतने सालों से पाल रही हूँ वो मेरी खुद की बेटी है। तू मेरा अपना दामाद है। मैं तेरी नकली सास नहीं हूँ, बल्कि मैं तेरी असली सास हूँ। हाँ माँ, आप मेरी असली सास हो और अंकिता की असली माँ। हमें ना माँ का प्यार सही मायनों में मिल जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ माँ। अब तो हमारे घर में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। अतीत की सच्चाई भी सामने आ चुकी है और हमारे घर बच्चा भी आने वाला है। माँ सच में मैं बहुत खुश हूँ। जिसका मैं हमेशा से सपना देखती थी वो पूरा हो गया। आखिरकार मुझे मेरी माँ मिल ही गई। ऐसे ही सभी लोग खुशी खुशी घर लौट आते हैं। अंकिता की प्रेगनेंसी का 8वां महीना आता है और सविता अपनी बेटी की गोद भराई की रस्म रखती है, जहाँ पर वो अपने सभी जानने वालों को बुलाती है। सभी लोग उस गोद भराई की रस्म में आते हैं और अंकिता को बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं। तभी एक पड़ोसन बोलती है, इन दोनों के खुद के माता पिता को तो कुछ पता नहीं है और इस औरत ने माँ बन के इन दोनों की शादी कर दी और अभी इन्हीं के साथ रह रही है। इन्हीं के पैसों पर मौज ले रही है। अपनी नकली सास को ये असली दामाद उठाकर घर ले आया। उस औरत की बात सुनकर अर्जुन को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो बोलता है, आंटी जी, आपसे एक बात पूछता हूँ, ये असली नकली का फर्क करने वाली आप होती कौन हो? क्या आप कोई बहुत बड़ी अफसर हो जिसको इस बात का ठेका दिया गया है कि कौन असली है कौन नकली है वो इसका पता करे और सबको बताए? और ये मेरी असली सास है नकली सास है, उससे आपको क्या मतलब? आंटी जी, मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन ये, आप हमारी खुशियों में शामिल हो जाइए और साथ मिलकर ना खुशियाँ मनाइए। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपने मेरी सास के बारे में एक भी लफ्ज बोला तो मैं ना आपकी जो इज्जत है ना उसका कचरा कर दूंगा। फिर आप इस घर से क्या इस मोहल्ले से बाहर निकल जाएंगी। इतना बोलकर अर्जुन उस पड़ोसन को वहाँ से भगा देता है। 9 महीने बाद अंकिता के यहाँ पर एक सुंदर सी बेटी का जन्म होता है और जिसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।